बेरोजगार हो गया रवीश कुमार, अब तो सड़क पर आ गया रवीश कुमार, अब तो भूखा मरेगा इसका परिवार, अब क्या करेगा रवीश कुमार। दिसंबर 2022 में भाजपा समर्थकों और आईटी सेल के गुर्गों ने इससे 1000 गुना ज्यादा घटिया बातें सोशल मीडिया पर भरपूर प्रसारित की थी। यह दिखाने की कोशिश हो रही थी कि मोदी सत्ता से जो सवाल करेगा उसे सड़क पर खड़ा कर दिया जाएगा, मगर भारत की जनता ने ऐसा होने नहीं दिया। लोगों ने रवीश कुमार को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया और इस बात का प्रमाण खुद एक वक्त के दुनिया के 2 नंबरी अमीर की हरकतों से ही मिल रहा है। जी हां, अदानी ग्रुप ने रवीश कुमार को आधुनिक चिट्ठी भेजी है, लेटर। इस लेटर में क्या लिखा था, रवीश कुमार ने उस पर क्या जवाब दिया है और किस तरह से पत्रकारिता के उसूलों को निभाते हुए उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, एकदम आसान भाषा में आपको बताएंगे। बस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ ही बात करेंगे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक ऐसे मामले पर हाथ लगा दिया है जहां थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो बीजेपी को तगड़ा वाला झटका लग सकता है, और यदि यह ऊपर नीचे कर्नाटक में चुनाव से पहले हो गया तो बीजेपी के लिए वही खेल हो जाएगा कि आ बैल मुझे उठाकर पटक। हंसिए मत, सही कह रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग अक्सर लिखते हैं कि कब बनेंगे विश्वगुरु, कब बनेंगे विश्वगुरु, इतनी देरी काहे हो रही है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विश्वगुरु बनने की कृपा कहां पर अटकी पड़ी है, चटनी में कि समोसा में, और कब तक हम लोग विश्वगुरु बन सकते हैं। पत्रकार रवीश कुमार ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बड़ा तगड़ा वाला तंज करते हुए एक कठिन सवाल पूछ दिया है, जिसका जवाब आना नामुमकिन ही मानकर चलिए। हमारे देश में बहुत सारे लोग चमत्कार ढूंढते हैं, इसी चक्कर में कभी इस बाबा के यहाँ कभी उस बाबा के यहाँ जाते रहते हैं और फंसा दिए जाते हैं। कभी कोई पलट के सवाल पूछ दे तो बाबा के चेले चपाटे बल भर कूट भी देते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा चमत्कार दिखाने वाला हूं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे तो बाबा लोग चमत्कार के नाम पे करोड़ों अरबों की संपत्ति बना लेते हैं, लेकिन हमको उतना नहीं चाहिए। पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में यदि आप हमारे प्रयास में सहायक बन सकते हैं तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक मदद भेजने का प्रयास करें। हाँ, चमत्कार के लिए मत भेजिएगा, क्योंकि वो चमत्कार हमारा नहीं है, वो चमत्कार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। लेकिन चमत्कार देखने से पहले एक नजर इधर डाल लीजिए। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इसे शेयर करते हुए पत्रकार शामिरा सिंह ने लिखा है, सेना की तरफ सलाम फेंकते हुए भाजपा कार्यकर्ता। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक जवान खुद की रक्षा करते हुए मोबाइल फोन में पत्थरबाजी करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं का वीडियो बना रहा है। कम से कम देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। फोटो पत्रकार सैयद रमीज ने इस तस्वीर को कैमरे में कैद किया है और लिखा है कि रांची में सचिवालय घेराव के दौरान भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा पत्थरबाजी हो रही थी, साथ ही पत्रकारों के कैमरे टूट रहे थे, घायल हो रहे थे। उस वक्त मैंने ये तस्वीर ली। बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही सेना के जवानों पर कथित तौर से पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि पहले आपको चमत्कार दिखा दूं, इसके बाद भाजपा के कर्नाटक संकट की बात करेंगे और फिर बात कर लेंगे रवीश कुमार के नाम अदानी ग्रुप की चिट्ठी की। अपनी स्क्रीन पर इस खबर को टकटकी लगाकर देखिए और इसके भीतर का चमत्कार भी देखिए। खबर यह अंग्रेजी में छपी है, हमको जितना समझ में आ रहा है उतना आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है कि 17 किलोमीटर की सड़क, 30 करोड़ का बजट, 7 दिन में चौड़ीकरण का काम फाइनल हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, 17 किलोमीटर की सड़क का चौड़ीकरण का काम, वो भी पहाड़ी क्षेत्र में, 7 दिन में फाइनल हो गया, जिसका बजट था 30 करोड़ रुपया। यहां यह भी लिखा है कि एक ही काम के लिए एक ही फर्म ने दो बार ठेका लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह संभव है कि 17 किलोमीटर सड़क को पहाड़ी क्षेत्र में 30 करोड़ खर्च करके मात्र 7 दिन के भीतर चौड़ा किया जा सकता है। आपकी जान पहचान में कोई सिविल इंजीनियर हो तो उससे पूछ लीजिएगा, हमारे पास तो नहीं है। वैसे असम की भाजपा सरकार ने इतना बढ़िया चमत्कार किया है, इसके लिए थैंक यू तो बनता ही है। कम से कम कागज पर बनवा दिया, यही कम है क्या। लेकिन हाँ, हम अंदाजा जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि 2014 में जिस काशी को क्योटो बनाया जाने वाला था, उसी क्योटो के रिंग रोड का काम अभी तक अधर में लटका हुआ है। उसके निर्माण की अवधि बार बार बढ़ाई जा रही है। मुझे जहां तक याद है, स्वयं प्रधानमंत्री जी लगभग 60 किलोमीटर के इस रिंग रोड के 2 फेज के निर्मित होने पर फीता काटने पहुंच चुके हैं, यानी कि यह निर्माण कार्य उनकी नजर में भी होगा। फिर भी इतना धीमा काम क्यों चल रहा है। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले फीता काटने के लिए काम धीमे किया जा रहा है। हमें नहीं पता कि इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन सवाल तो उठता ही है कि एक तरफ से रिंग रोड बनता जा रहा है और दूसरी तरफ से टूटता भी जा रहा है पुराना वाला। लोगों ने बताया कि कई बार रिपेयरिंग भी हो चुकी है सर्विस रोड की। अब यहां समझना बड़ा मुश्किल है कि असम में 17 किलोमीटर की रोड 7 दिन में चौड़ीकरण का काम हो जाता है और यूपी में आकर स्पीडिया इतनी धीमी क्यों हो जाती है, जबकि वहां तो पहाड़ी पर भी नहीं बनाना है, समतल जमीन है। हो सकता है भाई विश्वगुरु बनने का ये कोई नया तरीका हो। इस वक्त देश भर की नजरें कर्नाटक के चुनाव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इसे 2024 का
सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन एक के बाद एक जैसी खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का हाल बहुत बढ़िया तो नहीं है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन वो बागी हो गए और फिर मजबूरन बीजेपी ने उनको टिकट दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तनाव कितना ज्यादा है। मगर अब एक मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं ये साहब, इन्होंने इस मामले पर सुनवाई करने की हामी भी भर दी है लिस्टिंग के लिए। हाल ही में आपने देखा था कि कर्नाटक की भाजपा सरकार ने ओबीसी कैटेगरी के तहत मुसलमानों के लिए जो 4% का आरक्षण था, जो कि लगभग 3 दशक से चल रहा था, उसे समाप्त कर दिया, जिसे लेकर खुद गृहमंत्री अमित शाह ने कर्नाटक की रैली में तालियां बजवाई थी। वैसे बाद में कंफ्यूजन भी पैदा हो गई, क्योंकि मुस्लिम नेताओं से मिलकर खुद गृहमंत्री ने ही कहा कि आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा। अब मुसलमानों का 4% आरक्षण खत्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और चीफ जस्टिस ने उस पर सुनवाई करने के लिए हामी भी भर दी है। समझने वाली बात यह है कि यदि कर्नाटक चुनाव से पहले ही इस मामले पर कोई फैसला आ जाता है और यदि कर्नाटक सरकार के फैसले को पलटने का फैसला आ जाता है, तो फिर बीजेपी कर्नाटक में क्या मुंह दिखाएगी। हालांकि बड़ी से बड़ी गलती करने के बाद भी मुंह दिखाने में बहुत सोचना नहीं पड़ता है। बस एक लाइन तो कहना है, हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, बस काम फाइनल। वही इस मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि अगली सुनवाई तक, यानी कि संभवतः 18 अप्रैल तक, जब तक इस पर आगे कोई फैसला नहीं आता है, कोई भी एडमिशन या कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी इस आरक्षण के तहत। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस के लोग बड़े उत्साह से लबरेज दिख रहे हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि देखा आपने, जो कहा था वही हुआ। कर्नाटक बीजेपी में भगदड़, इस्तीफों की बारिश और आगे 8 बीजेपी नेताओं के नाम लिखे हैं, जिनमें एक पूर्व डिप्टी सीएम, एक पूर्व एमएलए, 3 वर्तमान एमएलए, एक एमएलसी, एक मंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेहद करीबी का नाम लिखा गया है। आगे लिखा है कि राज्य भर में बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा जारी है और नीचे बाकायदा नोट भी लिखा है कि यह लिस्ट समय के साथ बढ़ती जा रही है, अपडेट करते रहेंगे। पिछले दिनों यूट्यूब पर एक वरिष्ठ संपादक को मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि बीजेपी के किसी नेता से उनकी बातचीत हो रही थी, जिसमें नेताजी ने कहा कि हमारी सीट कर्नाटक चुनाव में चाहे जितनी आए, इससे कोई मतलब नहीं है, सरकार तो हम ही बनाएंगे। अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि कहीं ऐसा न हो कि एक तरफ कांग्रेस के लोग शादी के लड्डू खा रहे हो और दूसरी तरफ कोई दुल्हन लेकर भाग जाए। अब हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। दिसंबर 2022 में जब मशहूर पत्रकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी के अदानी ग्रुप द्वारा अधिग्रहण कर जाने के बाद इस्तीफा दे दिया, तो पूरी दुनिया में इस इस्तीफे की चर्चा हुई। उस वक्त की खबरों में यह देखना दिलचस्प था कि जिन लोगों ने एनडीटीवी को स्थापित किया, जिस अदानी ग्रुप में एनडीटीवी पर कब्जा कर लिया, इन दोनों की उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी चर्चा रवीश कुमार के इस्तीफे की हुई। और यह चर्चा दोनों तरफ थी। लोकतंत्र और पत्रकारिता को जिंदा रखने की चाह रखने वाले रवीश कुमार के समर्थन में खड़े थे और इन्हें नापसंद करने वाले विरोध में खड़े थे, मजे ले रहे थे। मजा लेने वालों में गोदी मीडिया के दर्जन भर लपटजंडीज भी थे, लेकिन इन सब का मजा बहुत दिन तक नहीं चला, क्योंकि जो रवीश कुमार बेरोजगार हो गए थे, जिनका परिवार भूखों मरने वाला था, जो सड़क पर आने वाले थे, जो निकम्मे हो गए थे, आईटी सेल के अनुसार देश की जनता ने उन्हें बहुत जल्द नए मुकाम पर पहुंचा दिया और देखते ही देखते 5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर उनके साथ जुड़ गए। अब उस मुकाम का अंदाजा इस बात से ही लगा लीजिए कि अदानी ग्रुप ने मेल करके रवीश कुमार से कहा है कि आपने फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा छापी गई खबर पर वीडियो किया था। अब उन आरोपों पर हमने जो जवाब दिया है, आप उस पक्ष को भी दिखाइए। अब सोचने वाली बात यह है कि जिसके समर्थन में भारत के गोदी मीडिया के सैकड़ों चैनल हैं, उस पर काम करने वाले सैकड़ों की संख्या में लपटझंडीस हों, उससे एक बेरोजगार पत्रकार के मुंह से अपनी खबर चलवाने में कैसी दिलचस्पी पैदा हो गई है। क्या यह इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि वो लोग सामने से इस बात को स्वीकार करें ना करें, लेकिन जानते तो हैं ही कि रवीश कुमार जैसे पत्रकारों द्वारा दिखाई गई खबरों का असर जनता के बीच कितना ज्यादा होता है। हालांकि रवीश कुमार ने अपनी वीडियो में कहा भी है कि ग्लोबल चैनल चलाने वाले यूट्यूब को गंभीरता से लेने लगे हैं। रवीश कुमार ने यह भी कहा कि यही पत्रकारिता का वसूल है कि सभी पक्षों को दिखाया जाए, और उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से बात भी की। मगर सोचने वाली बात यह है कि फाइनेंशियल टाइम्स में छपी खबर के अनुसार रवीश ने जो वीडियो बनाया, क्या उसके जवाब में सैकड़ों की संख्या में गोदी मीडिया के लपटझंडीसों का असर काम नहीं आ रहा था? जो बेरोजगार खलिहर यूट्यूबर पत्रकार को मेल करके बताना पड़ रहा है कि हमारा पक्ष भी दिखा दीजिए। आप सभी के मन में विश्व गुरु बनने की इच्छा जोरों से हिलोरे मार रही है, मगर माफ करिए, अभी उसमें 20-30 साल का टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो भारत को विश्व गुरु बनने से रोकने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं, ये हमसे मत पूछिएगा। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जिन लोगों ने भारत को स्वच्छ होने से रोकना चाहा था। याद करिए, किसी ने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत भारत को स्वच्छ होने से रोक नहीं सकती। सोचने वाली बात है, क्या दुनिया वाले इतने खलिहर हैं कि भारत को स्वच्छ होने से रोकने आ रहे हैं? गजब गजब की हवाबाजियां चलती हैं भाई। अच्छा, सोचने वाली बात यह भी है कि ये हवाबाजियां जनता को बड़ी पसंद आती हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की इस खबर को शेयर करते हुए
में रवीश कुमार ने पूछा है कि मोहन भागवत जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने आपकी संस्था से जुड़े एक पदाधिकारी पर दलाली का आरोप लगाया है, इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। कम से कम मेरे इस वीडियो को ही ट्वीट कर दीजिए ताकि आपके कार्यकर्ता देख लें और समझ जाएं कि कौन सा काम ठीक है, दलाली का या विश्वगुरु बनने का। वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यपाल मलिक ने किस तरह से आरएसएस के बड़े नेता का नाम लेकर 300 करोड़ की बात कही, हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, विस्तार से बताया भी था। अब आप लोगों के पास यदि रवीश कुमार जी का नंबर हो तो फोन करके पूछिए कि जो लोग दुनिया के सबसे बड़े कथित फ्रॉड पर कोई जवाब नहीं देते, जो लोग ये नहीं बताते कि 20,000 करोड़ रुपया किसका है, जो लोग ये भी नहीं बताते कि गुजरात में जो करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया था वो किसका था, जो लोग ये भी नहीं बताते कि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया, कितना गया, इन लोगों के पास इतनी फुर्सत है कि 300 करोड़ रुपए का हिसाब देंगे, और वो भी जिसका लेन देन हुआ ही नहीं, खाली बातचीत हुई। गजब करते हैं आप। वैसे हमें एक बात की संतुष्टि है और खुशी भी है, उम्र के हिसाब से यदि जिंदा रहे तो विश्व गुरु में जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हालांकि किसी भक्त ने 6 महीने के भीतर निपटाने की धमकी दी थी, मेरे हिसाब से लगता है 2-3 महीना पूरा भी हो गया होगा। अब जो बुजुर्ग लोग विश्व गुरु में जीने का सपना देख रहे थे, भैया वो अपना अपना देख लें। हो सके तो चिट्ठी पत्री लिखकर अपना धरती पर रहने का टेन्योर बढ़वा लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।